हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम एक और चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं जो कि है क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, किंगशिप कास्ट एंड क्लास। और ये चैप्टर हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे, यानी कि इसी वीडियो में, और वो भी डिटेल में हम आपका ये चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। सो मैंने एक शेड्यूल शेयर करा था एंड कम्युनिटी सेक्शन पे वो शेयर किया गया था। उसके अंदर आज 4 जून की आज आपकी सेकेंड क्लास है, जिसके अंदर हम आपका ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो एक बार शेड्यूल देख लेना ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का आइडिया लग जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। उससे पहले एक बार ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए। मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ बनाती हूँ, नोट्स प्रिपेयर करती हूँ, देन वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, एडिट करती हूँ। सो इट्स रियली वेरी पेन्स टेकिंग फॉर मी। सो प्लीज़ मेरी इस मेहनत को अप्रिशिएट करिए अपने एक लाइक के ज़रिए, अपने शेयर के ज़रिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे पॉलिटिकल इकोनॉमिक लाइफ में, बहुत सारे बदलाव आ रहे थे 600 BCE से लेके 600 CE के बीच में। और इससे हमारी जो सोसाइटी थी वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही थी। इस चैप्टर के अंदर हम कुछ सोशल इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारी पास्ट में, हिस्ट्री में क्या क्या सोशल इश्यूज़ रहे थे, क्लास, कास्ट, किनशिप, जेंडर, इनके बारे में हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे हिस्टोरियंस टेक्सचुअल ट्रेडिशंस की मदद से, यानी कि टेक्स्ट की मदद से सोशल हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, समझते हैं, कैसे उन्हें जो टेक्स्ट मिले उससे उन्होंने सोशल हिस्ट्री को समझा है, जाना है। और सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्सचुअल ट्रेडिशंस, यानी कि जो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कितनी ज़रूरत है हमें उनकी। हिस्टोरियंस टेक्सचुअल ट्रेडिशंस का, यानी कि टेक्स्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं जो हमारी पॉलिटिक्स में या फिर इकोनॉमिक्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उन्हें समझने के लिए। कुछ टेक्स्ट जो है वो सोसाइटी के बिहेवियर को दिखाते हैं, यानी कि क्या क्या नॉर्म्स थे, रूल्स थे उस टाइम पे सोसाइटी में, तो उनके बारे में हमें पता चलता है कुछ टेक्स्ट की मदद से। साथ ही साथ कुछ दूसरे टेक्स्ट होते हैं जो कि सोसाइटी को डिस्क्राइब करते हैं। कई बार वो अलग अलग सोशल सिचुएशंस और प्रैक्टिसेस के ऊपर कमेंट करते हैं कि भाई ये प्रैक्टिस फॉलो करी जाती थी और ये लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। तो हमें कैसे पता चला कि ये लोगों को पसंद नहीं आती थी? टेक्स्ट की मदद से। महाभारत हमारे इस चैप्टर को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल ट्रेडिशन होने वाला है। किसी भी दूसरे एपिक के जैसे महाभारत के अंदर अलग अलग बहुत बड़ी बड़ी डिस्क्रिप्शंस गिवन है, बैटल्स के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, पैलेसेस, सेटलमेंट्स के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। जो महाभारत की जो सेंट्रल स्टोरी है वो 2 सेट्स ऑफ वेयरिंग कजिन्स के बारे में, यानी कि 2 ग्रुप्स ऑफ कजिन है जो एक दूसरे के साथ वॉर पे उतरे हुए हैं। इस महाभारत के अंदर डिस्क्राइब करा गया है स्ट्रगल इन दोनों ग्रुप्स के बीच में फॉर लैंड एंड पावर। तो ये 2 ग्रुप्स हैं, कौरवास और पांडवास, या फिर हम इन्हें कौरव्स और पांडव्स भी कहते हैं। तो ये दोनों कजिन्स एक ही रूलिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि है कुरु लीनिएज। ये दोनों जो है एक जनपदा के ऊपर डोमिनेट भी करते हैं, जो कि है कुरु जनपदा। इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है एक बैटल के साथ, जिसके अंदर पांडवास जो है वो जीत जाते हैं, और इसके बाद पैट्रिलिनियल सक्सेशन देखने को मिलता है, यानी कि जो पांडवास के जो सन है वो राजा बनते हैं, उसके बाद उनके सन राजा बनते हैं। तो ये पैट्रिलिनियल सक्सेशन देखने को मिलता है इस वॉर के एंड के बाद। हर एक टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन एक पर्टिकुलर सोशल कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है। अगर मैं कुछ लिख रही हूँ तो उसके अंदर मेरे विचार होंगे, तो हो सकता है दूसरे को वो गलत लगे। तो हिस्टोरियंस को जब भी कुछ रिकंस्ट्रक्ट करना होता है, समझना होता है, तो उन्हें ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि ये एक पर्टिकुलर सोशल कैटेगरी का या पर्सन का विचार है। इन टेक्स्ट की मदद से ही हिस्टोरियंस जो है अलग अलग एटीट्यूड्स, प्रैक्टिसेस और हिस्ट्रीज को जो है शेप कर पाते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, इकट्ठा जोड़ पाते हैं। सेंट्रल स्टोरी क्या है महाभारत की वो हम देख ही चुके हैं। ये कोलोसल एपिक है जिसके अंदर अलग अलग सोशल कैटेगरीज और सिचुएशंस के बारे में बताया गया है। तो वही चीज़ बताई गई है कि इसके अंदर विविध डिस्क्रिप्शंस हैं बैटल्स के बारे में, फॉरेस्ट, पैलेसेस, सेटलमेंट्स वगैरह के बारे में, और इसके अंदर स्टोरी है 2 ग्रुप्स ऑफ कजिन्स की। वो दोनों लड़ते हैं लैंड और पावर के लिए। उन 2 ग्रुप्स का नाम है कौरवास और पांडवास, और दोनों ही कजिन्स एक ही रूलिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि कुरु लीनिएज, और ये एक जनपदा के ऊपर डोमिनेट करते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है, इसके अंदर पांडवास जीत जाते हैं वॉर में, और उसके बाद पैट्रिलिनियल सक्सेशन देखने को मिलता है। तो ये वही चीज़ रिपीट करी गई है। नाउ क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। ये एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जो कि 1919 में शुरू हुआ। एक लीडर थे जिनका नाम था वी एस सुक्तांकर। तो ये एक संस्कृतिस्ट थे, इंडियन संस्कृतिस्ट, यानी कि संस्कृत की इन्होंने बहुत डीप स्टडी कर रखी थी।
तो एक टीम थी जिसके अंदर डजन्स ऑफ स्कॉलर्स थे, तो इन सब ने मिलकर एक टास्क शुरू करा। इन्होंने क्रिटिकल एडिशन शुरू करा बनाना महाभारत का। इसके अंदर इन्होंने क्या क्या करा, सबसे पहले इन्होंने संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स इकट्ठे करने शुरू करे जो अलग अलग स्क्रिप्ट्स में लिखे गए थे अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री से। अब इस टीम ने क्या करा, इन्होंने मिलके जो है अलग अलग वर्सेस को कंपेयर करना शुरू करा इन मैन्युस्क्रिप्ट से। फिर फाइनली क्या हुआ, उन्हें क्या देखने को मिला कि कुछ वर्सेस ऐसे हैं जो कि कॉमन है हर एक वर्जन में, यानी कि कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट उठा के देख लो, कुछ चीज़ें कॉमन देखने को मिली। और फिर उन्होंने पब्लिश कर दिया इस काम को सेवरल वॉल्यूम्स में, बहुत सारी वॉल्यूम्स के अंदर लगभग 13,000 पेजेस की एक बुक बनी। और इस प्रोजेक्ट में लगभग 47 साल लगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, क्रिटिकल एडिशन को बनाने में। इससे दो चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हो गई, क्या कि कुछ चीज़ें हैं जो कि कॉमन है इन सभी वर्जन्स के अंदर, स्टोरी के बारे में कुछ चीज़ें बिल्कुल कॉमन है जो हर एक मैन्युस्क्रिप्ट में थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट, कश्मीर, नेपाल, नॉर्थ से लेकर नीचे केरला, तमिलनाडु, साउथ तक कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉमन है। साथ ही साथ ये भी देखने को मिला कुछ जगह जो है चेंजेस है, कुछ रीजनल वेरिएशन है, यानी कि कुछ कुछ रीजन्स में कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड अप करी गई हैं। हो सकता है इतने सेंचुरीज़ के लिए ये चीज़ें पास ऑन करी गई होंगी, यानी कि सेम स्टोरी को दोहराया गया होगा, तो इसके वजह से कुछ रीजनल वेरिएशंस आ गई होंगी। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे अगर मैं कुछ लिखती हूँ और वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता है, तो उसके अंदर हो सकता है कि अगली जनरेशन में कुछ और ऐड ऑन हो जाए, फिर अगली जनरेशन में पास ऑन हो तो और कुछ ऐड ऑन हो जाए। तो हो सकता है इतनी सेंचुरीज़ के लिए ये पास ऑन होती गई है, ट्रांसमिट होती गई है, तो इस वजह से इसके अंदर कुछ ये चेंजेस आ गए होंगे। अब हमें इन सभी चीज़ों के बारे में पता चला है उन टेक्स्ट से जो कि संस्कृत में लिखे गए थे ब्राह्मणास के लिए और ब्राह्मणास के द्वारा ही। जब सोशल हिस्ट्री को सबसे पहले रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू करा गया 19th और 20th सेंचुरी में, ये जो टेक्स्ट थे ना, इन्हें फेस वैल्यू पे लिया जाता था, यानी कि इन्हें एग्जैक्ट माना जाता था। हिस्टोरियन सोचते थे कि जो भी लिखा गया है ना वो सच में प्रैक्टिस भी किया जाता होगा, सब कुछ फॉलो किया जाता होगा, बट ऐसा नहीं होता था। जब जब हिस्टोरियंस ने और स्टडी करी तो उन्हें पता चला कि हम इन चीज़ों को ट्रुथ नहीं मान सकते। जब उन्होंने और सोर्सेज को पढ़ा तो उन्हें समझ में आया कि हम एक सिंगल सोर्स से किसी कंक्लूजन पे नहीं आ सकते, हमें बहुत सारे सोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके हम एक कंक्लूजन डिराइव करेंगे। तो बाद में इन्होंने इस चीज़ को फेस वैल्यू पे लेना छोड़ दिया था, यानी कि उसे एग्जैक्टली बिल्कुल सही मानना छोड़ दिया था। Now next topic is kinship and marriage, many rules and valid practices, finding out about families. Families के बारे में जानते हैं। सभी की सभी जो families होती हैं वो सेम नहीं होती, उस टाइम पे भी सेम नहीं होती थी, वो अलग अलग टर्म्स में वेरी करती थी। कुछ families में फैमिली मेम्बर का नंबर कुछ और होता था, यानी कि कुछ में 5 मेम्बर्स है, कुछ में 8 मेम्बर हैं, कुछ में 13 मेम्बर्स हैं, तो ऐसे फैमिली मेम्बर्स का नंबर भी वेरी करता था। उनका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ वो भी अलग अलग था, और जो एक्टिविटीज़ वो एक दूसरे के साथ मिलके परफॉर्म करते हैं तो वो भी अलग अलग होती हैं अलग अलग फैमिलीज़ में। जो लोग सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं वो फूड शेयर करते हैं, वो इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे काम करते हैं, और बहुत सारे रिचुअल्स भी इकट्ठे मिलके करते हैं। फैमिलीज जनरली बड़ा सा नेटवर्क होता है लोगों का। जो टर्म है किनफोक, ये लार्जर पार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ पीपल, यानी कि जब एक फैमिली के अंदर रिलेटिव्स को भी हम शामिल कर लेते हैं तो उसके लिए एक टर्म यूज़ करी जाती है किनफोक। संस्कृत टेक्स्ट के अंदर जो कुल है ये वर्ड यूज़ करा जाता है फैमिलीज़ के लिए। जनाति ये टर्म यूज़ करी जाती है लार्जर नेटवर्क ऑफ फैमिलीज़ के लिए। और जो टर्म है वंशा, ये यूज़ करा जाता है लीनिएज के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो एक बार इसे याद कर लेना। क्या होता है, जो फैमिलियल टाइज होते हैं वो ब्लड के बेसिस पे होते हैं, यानी कि उन्हें नेचुरल माना जाता है। खून के रिश्ते जो है वो नेचुरल कंसिडर किए जाते हैं। सोसाइटीज़ में क्या होता है, जो ब्लड रिलेशंस होते हैं हमारे सिबलिंग्स के साथ, कजन्स वगैरह के साथ, तो उन्हें रिलेटिव्स हम मानते हैं। कुछ सोसाइटीज़ के अंदर हम उन्हें अपनी फैमिली का मेंबर नहीं कंसिडर करते हैं। इस सोसाइटीज़ के केस में स्टूडेंट्स के लिए ये इजी रहा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना फैमिलीज ऑफ इलीट क्लास के बारे में, यानी कि इलीट लोगों के बारे में, यानी कि रिच लोगों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा आसान होता है रिलेटिवली ऑर्डिनरी पीपल के हिसाब से। ऑर्डिनरी लोग टेक्स्ट वगैरह नहीं लिखते तो उनके बारे में इतना कुछ नहीं पता चलता है। तो हिस्टोरियंस ने आराम से रिच लोगों के बारे में समझ लिया है कि उनकी फैमिलीज़ कैसी होती थी, कैसे फैमिलियल टाइज होते थे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें ऑर्डिनरी क्लासेस की तो उनके बारे में हमें इतना कुछ पता नहीं चला है। दूसरी तरफ जो फैमिलियल रिलेशनशिप है ऑर्डिनरी लोगों का वो रिकंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज आइडल ऑफ पेट्रीलिनी। सबसे पहले पेट्रीलिनी का क्या मतलब होता है? पेट्रीलिनी का मतलब होता है ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन, ग्रैंडसन एंड सो ऑन। यानी कि जब कोई चीज़ है, जैसे कि उस चीज़ का ऑनर फादर है तो नेक्स्ट ऑनर भाई हमारा सन बनेगा,
उसके बाद ग्रैंडसन। तो जब ऐसे पेट्रीलिनियल सक्सेशन देखने को मिलता है तो इसको हम पेट्रीलिनी कहते हैं। वहीं जब डिसेंट ट्रेस करा जाता है मदर की तरफ से तो उसे मेट्रीलिनी कहा जाता है। तो सन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेट्रीलिनियल लीनिएज को आगे कैरी करने के लिए। द पेट्रीलिनी व्हाट हैपन्स, सन्स जो है वो फादर के रिसोर्सेज क्लेम कर सकते हैं आफ्टर हिज डेथ। पेट्रीलिनी देखने को मिलती थी अलग अलग तरीकों से, जैसे कि रिचुअल टेक्स्ट के अंदर जो मंत्र थे ना उसके अंदर भी पेट्रीलिनी देखने को मिलती थी, जैसे कि ऋग्वेदा के जो मंत्र है ना उनके अंदर भी, यानी कि कहीं ना कहीं पेट्रीलिनी का जिक्र देखने को मिलता था। अगर किंग का कोई बेटा नहीं होता था तो क्या होता था, तो उसका या तो भाई जो है वो थ्रोन का सक्सेसर बन जाता था, या तो क्या होता था कोई किंग्समैन यानी कि कोई रिलेटिव जो है वो थ्रोन को क्लेम कर लेता था। सो कई बार बहुत एक्सेप्शनल केस देखने को मिलता है, विमेन भी एक्सरसाइज करती थी पावर, जैसे कि प्रभावती गुप्ता। अगर हमें हिस्ट्री में कहीं ना कहीं एक्सेप्शन देखने को मिलता है विमेन के नाम पे तो वो होगा प्रभावती गुप्ता का। तो हर जगह पे प्रभावती गुप्ता का एक्सेप्शन दिया गया है हमारी हिस्ट्री की पार्ट 1 बुक के अंदर। तो प्रभावती गुप्ता के पास पावर थी तो ये एक एक्सेप्शन थी कि विमेन के पास भी पावर होती थी। नाउ रूल्स ऑफ मैरिज, उस टाइम पे मैरिजेस के क्या रूल होते थे, तो अलग अलग तरीके की मैरिजेस होती हैं। सबसे पहले एंडोगैमी क्या होती है, जब मैरिज होती है विद इन अ यूनिट, यानी कि किसी किन में यानी कि फैमिली ग्रुप में या फिर किसी एक पर्टिकुलर कास्ट में या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप में या फिर एक लोकेलिटी के अंदर जब शादी हो जाती है यानी कि सेम उसमें शादी होती है तो उसे हम एंडोगैमी कहते हैं। एक्सोगैमी यानी कि उस यूनिट से बाहर शादी हो, कास्ट से बाहर शादी होती है जब, यानी कि फैमिलियल बॉन्ड से बाहर शादी होती है तो उसे एक्सोगैमी कहते हैं। पॉलीगिनी का क्या मतलब होता है, जब एक मैन के बहुत सारी वाइफ्स होती हैं, जब एक मैन की बहुत सारी वाइफ्स होती हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉलीगिनी। और पॉलीएंड्री का मतलब होता है जब एक वेमेन के बहुत सारे हस्बैंड्स होती हैं। तो द्रौपदी जो है अकॉर्डिंग टू योर महाभारत एक एग्जाम्पल है किसका, पॉलीएंड्री का। तो उस टाइम पे क्या अच्छा कंसिडर करा जाता था, अगर लड़की की शादी होती है आउटसाइड देयर गोत्र, एक गोत्र से बाहर जब शादी हो जाती है ना तो वो अच्छा माना जाता है, यानी कि किन से बाहर शादी होती है, फैमिली से बाहर शादी होती है, सो दैट वाज कंसिडर्ड गुड, यानी कि एक्सोगैमी का एग्जाम्पल है। एक्सोगैमी उस टाइम पे अच्छी मानी जाती थी। सो जो गर्ल्स और विमेन हैं हाई प्रेस्टीज वाली फैमिलीज, उनकी शादी करवाई जाती थी राइट टाइम पे और राइट पर्सन से। सो इसकी इफेक्ट की वजह से कन्यादान या फिर गिफ्ट ऑफ अ डॉटर इन अ मैरिज, ये एक प्रैक्टिस देखने को मिली, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी बनती थी एक फादर की। बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे जिससे हमारी सोसाइटी भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही थी। इसके वजह से ब्राह्मण्स ने क्या करा, इन्होंने कुछ कोड्स ऑफ कंडक्ट बना दिए, यानी कि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बना दी सोसाइटी के लिए। ब्राह्मण्स ने ये रूल्स और रेगुलेशंस बना दी थी कुछ, सो इनको फॉलो करवाना होता था सोसाइटी को भी, यानी कि सोसाइटी के ऊपर भी ये नॉर्म्स वगैरह जो है ये थोपे जा रहे थे। 500 BC के आसपास क्या होता है, ये जो नॉर्म्स थे ये संस्कृत टेक्स्ट की मदद से, जैसे धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्रों के अंदर कंपाइल करे गए ये नॉर्म्स रूल्स और रेगुलेशंस, जो ऑथर होता था इन बुक का वो ब्राह्मण होता है, यानी कि ब्राह्मण धर्मसूत्रास और शास्त्र जैसे लिखते थे। ब्राह्मण मानते थे कि जो रूल्स होते हैं ना ये सभी को फॉलो करने होंगे। इनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपाइलेशन है वो है मनुस्मृति, और ये कंपाइल करी गई थी 200 BC से 200 CE के बीच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, मनुस्मृति बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। तो आदि परवान जो फर्स्ट सेक्शन है संस्कृत महाभारत का उसको बोला जाता है, ये मैंने आपके एक सोर्स से निकाला है। सो ये इमेज दी गई है, किस चीज़ की इमेज है, ये फिगर 3.2 है। सो ये एक सेक्शन है क्रिटिकल एडिशन का, यानी कि एक पेज है उसका एक हिस्सा दिया गया है क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत का। सो ये सोर्स 3 है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। इसके अंदर 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज बताई गई है। सो कुछ मैरिजेस हैं जो कि ब्राह्मणास अच्छी कंसिडर करते थे, जबकि कुछ हैं जिन्हें वो मना करते थे कि ये अवॉइड करनी है, ये फॉलो नहीं करी जानी चाहिए सोसाइटी के अंदर। सो फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ फॉर्म ऑफ मैरिज जो है ये मनुस्मृति से वो बताई गई है। फर्स्ट कौन सी है, फोर्थ कौन सी है, फिफ्थ कौन सी है, सिक्स कौन सी है, तो ये एक बार आप पढ़ सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू रीड, एक बार रीड ज़रूर कर लेना इसे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज गोत्र ऑफ विमेन। सो एक ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस थी जो लगभग 1000 BC के आसपास से देखने को मिली। सो उसमें क्या होता था कि वो लोगों को क्लासिफाई कर देते थे अलग अलग गोत्राज में। तो हर एक गोत्र को नाम दिया जाता था एक वैदिक सीड, यानी कि एक ऋषि मुनि के नाम पे नाम मिलता था एक गोत्र को।
जो भी पर्सन एक गोत्र से बिलोंग करते हैं वो एक ही पर्सन के डिसेंडेंट्स। दो रूल थे गोत्र के जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। सबसे पहला, विमेन को जो है शादी के दौरान अपने फादर का गोत्र गिव अप करना होता था और हस्बैंड का जो गोत्र था वो अडॉप्ट करना होता था। दूसरा रूल था, जो सेम गोत्र के जो लोग हैं वो मैरी नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते। तो एक तरीका है ये देखने का कि भाई ये होता भी था या नहीं, ये चीज़ फॉलो होती भी थी या नहीं। तो मेन और विमेन के नेम को कंसिडर करा जाता है, जो कि कई बार जो है गोत्र के नेम से ही डिराइव होते हैं। अगर वो सेम गोत्र जैसे लग रहे हैं, इसका मतलब सेम गोत्र की पर्सन ने शादी करी है और इसका मतलब ये चीज़ फॉलो नहीं की जा रही। बट ऐसा देखने को नहीं मिला, ज़्यादातर यही चीज़ें फॉलो होती थी सोसाइटी के अंदर। बट ऐसा नहीं है कि सभी लोग यही फॉलो करते थे, बहुत सारे एक्सेप्शंस भी देखने को मिली हैं जो कि इन ब्राह्मणास के रूल्स को फॉलो नहीं करते। जैसे कि कुछ नेम्स अवेलेबल हैं, जैसे कि कुछ पावरफुल रूलिंग लीनिएजेस हैं, जैसे कि सातवाहनास जिन्होंने रूल करा था वेस्टर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स पे, और डेक्कन में भी 2nd सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी CE के दौरान कुछ सातवाहना रूलर्स थे जो कि पॉलीगेनस थे, यानी कि उनकी बहुत सारी वाइफ्स होती थी, मोर देन 1 वाइफ दे हैड। और उनकी जो वाइफ थी उनके नेम को एग्जामिन जब किया गया, जब सातवाहना रूलर्स की वाइफ्स के नेम को एग्जामिन किया गया तो इससे पता चला कि उनका जो नाम है वो गोत्र के नाम से ही जो है डिराइव किया गया है, गोतामा, वशिथा, और जो कि उनके फादर के गोत्र थे। यानी कि उन्होंने शादी के बाद अपने फादर के गोत्र को गिव अप नहीं करा, उन्होंने हस्बैंड के गोत्र को जो है एक्सेप्ट नहीं करा, अडॉप्ट नहीं करा। तो ये दोनों ही जो ब्राह्मणास के नॉर्म्स थे उनके खिलाफ थे। उन्होंने अपने फादर की गोत्र के नाम को जो है गिव अप नहीं करा और ना ही अपने हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट करा, जो कि ब्राह्मणिकल रूल्स के अंदर इम्पॉर्टेंट था, तो वो चीज़ें उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी। यानी कि कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर जो ब्राह्मणिकल रूल्स थे उन्हें नहीं फॉलो किया जा रहा था। मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो कि फॉलो करते थे, वेराज कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसे फॉलो नहीं करते थे। और कई बार ये भी देखने को मिला है कि जो सेम गोत्र से विमेन बिलोंग करती थी उससे भी शादी करी है सातवाहना रूलर्स ने, यानी कि सेम गोत्र में भी इंटर मैरिज देखने को मिली है जो कि ब्राह्मणिकल रूल्स के खिलाफ थी। तो एक्सोगैमी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी होती थी अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल रूल्स, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिस यानी कि एंडोगैमी जो है वो प्रैक्टिस होती थी कुछ फैमिलियल ग्रुप्स के अंदर, खास करके कुछ कम्युनिटीज़ के अंदर साउथ इंडिया में, और इवन आज भी ऐसा होता है कि किन फोक में ही, रिलेटिव्स में ही शादी हो जाती थी। और ऐसा होता था क्लोज नेट कम्युनिटी बनाने के लिए, यानी कि एक जुड़ी हुई फैमिली बनाने के लिए। ये जो चीज़ है ये ब्राह्मणिकल नॉर्म्स के खिलाफ थी जो कि उस टाइम पे होती थी, और इवन आज भी ये चीज़ होती है। कई कई जगहों पे कुछ कुछ कम्युनिटीज़ के अंदर जो है एंडोगैमी देखने को मिलती है। अब एक सवाल आता है, क्या मदर्स इंपॉर्टेंट थी? सो हमने देखा है सातवाहना रूलर्स के केस में कि वो मेट्रोनिमिक्स का यूज़ करते थे, यानी कि नेम डिराइव फ्रॉम दैट ऑफ मदर, यानी कि माँ के नाम से डिराइव था उनका नाम, जैसे कि गोतामी पुत्र सिरी सतकर्णी, लाइक दैट। तो यानी कि वो मेट्रोनिमिक्स का इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब मदर्स इम्पॉर्टेंट थी, बट हमें ये चीज़ पे आने से पहले कॉशियस रहना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि सातवाहना रूलर्स के केस में भी जो सक्सेशन था थ्रोन की तरफ वो पेट्रीनियल था, यानी कि फादर की साइड से डिसेंट ट्रेस होता था, ना कि मदर की साइड से। बेशक वो मेट्रोनिमिक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हम ये नहीं बता सकते कि मदर्स इंपॉर्टेंट थी या नहीं थी, और थी भी तो कितनी थी। नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। तो हम फेमिलियर हैं हमारी जो टर्म है कास्ट इससे। तो कास्ट का मतलब जो है हम सभी को पता होगा। तो ये एक हियरार्किकल ऑर्डर है सोशल कैटेगरीज का। सो ये जो आइडियल ऑर्डर है ये धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्र के अंदर लिखा गया था कि ये सोशल कैटेगरीज होनी चाहिए, सबसे ऊपर ये आएंगे फिर ये आएंगे। सो ये चीज़ धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रास के अंदर लिखी गई थी। ब्राह्मणास ने क्लेम करा था कि ये जो ऑर्डर है इसके अंदर सबसे ऊपर उनकी पोजीशन होगी, यानी कि ये डिवाइनली ऑर्डेन्ड है, भगवान ने इसे बना के भेजा है। सबसे ऊपर ब्राह्मणास आएंगे और बाकी के सभी जो ग्रुप्स हैं उन्हें नीचे रखा है उन्होंने, और शूद्र या फिर अनटचेबल्स जो है वो इस हियरार्की के बिल्कुल नीचे वाले बॉटम वाले पॉइंट पे लाई करते हैं। सो ब्राह्मणास के अकॉर्डिंगली जो पोजीशंस हैं वो बर्थ से डिटरमाइन होंगी। नेक्स्ट टॉपिक इज द राइट ऑक्यूपेशन। जो धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्रस हैं इनके अंदर रूल्स भी दिए गए हैं आइडियल ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, यानी कि जो 4 वर्णास है या फिर 4 कास्ट या कैटेगरीज बताई गई हैं ये क्या क्या काम करेंगी, तो ये चीज़ें भी धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्र के अंदर लिखी गई हैं।
ब्राह्मणास जो सबसे ऊपर आएंगे इस वर्णास वाली कैटेगरी में, तो वो क्या करेंगे, वो स्टडी करेंगे और टीच करेंगे वेदास को, वो सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करेंगे और दूसरे से सैक्रिफाइसेस करवाएंगे, वो देंगे गिफ्ट्स और रिसीव भी करेंगे गिफ्ट्स को। नाउ क्षत्रियास जो हैं वो सेकेंड कैटेगरी में आते हैं, सेकेंड वर्णा में आते हैं क्षत्रियास। सबसे ऊपर ब्राह्मणास, फिर आते हैं क्षत्रियास, फिर आते हैं वैश्यास और सबसे नीचे आता है शूद्रास। सो क्षत्रिया का क्या काम होता था, तो ये वॉरफेयर में, लड़ाई झगड़े में, यानी कि वॉर्स वगैरह में, बैटल्स में ये भाग लेंगे और ये लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे और साथ ही साथ लोगों को जस्टिस दिलाएंगे, वेदास पढ़ेंगे और साथ ही साथ सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करेंगे और गिफ्ट्स देंगे। लास्ट 3 ऑक्यूपेशंस जो हैं वो वैश्यास को दी गई थी, यानी कि वो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करेंगे, गिफ्ट्स देंगे, वेदास को पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो है एग्रीकल्चर के अंदर जो है पार्ट लेंगे, पेस्टोरलिज्म करेंगे, ट्रेड करेंगे। शूद्रास जो सबसे नीचे आते थे, तो इनको सिर्फ एक ही काम दिया गया था, क्या कि जो ऊपर वाले 3 वर्णास हैं उनको सर्व करना है। सो हम कह सकते हैं क्लियरली कि ब्राह्मणास का ये जो सिस्टम था, ये जो कास्ट सिस्टम था, सो कॉल्ड कास्ट सिस्टम, वर्णा सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा बायस था। ये सिर्फ अपने आप को सबसे ऊपर रखना चाहते थे, बाकियों को, मतलब ये सबसे ज़्यादा तो शूद्रास को ये डिस्क्रिमिनेट ही कर रहे थे। हु वर दे टू डिसाइड कि कौन क्या करने वाला है, कौन किस लेवल पे आता है, और बर्थ से सब कुछ डिटरमाइन होता है, ये कहने वाले वो कौन थे। भाई कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी में पैदा हो गया तो उसमें उसकी क्या गलती है। सो उसे हक मिलना चाहिए कि वो अपने हार्ड वर्क वगैरह से तय कर पाए कि वो कौन है। सो इट वॉज क्लियरली बायस्ड वन। जो ब्राह्मणास जो थे वो 2 से 3 स्ट्रैटेजीज भी लेके आए इन नॉर्म्स को, इन रूल्स वगैरह को फॉलो करवाने के लिए। सबसे पहला उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसे डिवाइन ओरिजिन बताना शुरू करा कि ये जो वर्णा सिस्टम है ना, ये वर्णा ऑर्डर जो है, ये कैटेगरीज, ये भगवान ने बना के भेजी है, भगवान ने बोला है कि ऐसे ऐसे होने वाला है। सबसे पहले इन्होंने डिवाइन ओरिजिन इसे बताया। अगर भगवान का नाम जोड़ेंगे किसी भी चीज़ से तो पर्सन तो अट्रैक्ट होगा ही, और उस टाइम पे खासकर कोई भी चीज़ जब गॉड से रिलेटेड होती थी तो लोग उस तरफ बहुत ज़्यादा खिंचते चले जाते थे, तो इस वजह से उन्होंने इसे डिवाइन ओरिजिन बताया। दूसरी स्ट्रैटेजी उन्होंने क्या अपनाई, उन्होंने किंग्स को एडवाइस करा कि अपने किंगडम्स में देखो कि ये नॉर्म्स, ये रूल्स वगैरह फॉलो करे जा रहे हैं या नहीं, तो इन्हें ज़रूर से ज़रूर फॉलो करवाओ। तीसरी स्ट्रैटेजी उन्होंने क्या अपनाई, उन्होंने लोगों को परसुएड करना शुरू कर दिया कि तुम्हारा जो स्टेटस है ना वो बर्थ से डिटरमाइन होता है। लेकिन हमेशा से ये इजी नहीं होता था, लोग इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाते थे। सो ये चीज़ें हमें महाभारत और दूसरे टेक्स्ट की मदद से पता चली हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन क्षत्रिय किंग्स। सो शास्त्रास के अकॉर्डिंगली सिर्फ क्षत्रिय ही किंग्स बन सकते थे, जबकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट रूलिंग लीनिएजेस थी जो कि अलग अलग ओरिजिन से बिलोंग करती थी। सो मौर्यास, जिनका सोशल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा डिबेट किया जाता है, वो बहुत बड़े लार्ज एम्पायर के फाउंडर रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़े लार्ज एम्पायर पे रूल किया है, बट बावजूद इसके उनका सोशल बैकग्राउंड क्लियर नहीं है। कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली वो क्षत्रियास थे, जबकि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट क्लेम करते हैं कि वो किसी लो ओरिजिन से ही बिलोंग करते थे। शुंगास और कन्वास ये इमीडिएट सक्सेसर्स थे मौर्यास के बाद, और ये ब्राह्मणास थे। तो ब्राह्मणास ने क्या बोला था, सिर्फ क्षत्रिय ही किंग बनेंगे, और यहाँ पर ब्राह्मणास खुद ही किंग्स बन रहे हैं। इनफैक्ट पॉलिटिकल पावर बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली ओपन थी किसी के भी लिए, जिसके पास भी सपोर्ट और रिसोर्सेज आ जाते थे और वो जो है वो राजा बन जाता था। रेयरली ऐसा होता था कि बर्थ के हिसाब से जो क्षत्रिय है वो राजा बनता था, मतलब जिसके पास सपोर्ट आया, करेज आई, रिसोर्सेज आए, वो राजा बनता था मैक्सिमम टाइम्स। एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, एक बेस्ट नोन रूलर है सातवाहना डायनेस्टी के, गोदामी पुता श्री सतकर्णी। सो इन्होंने क्लेम किया है कि ये एक यूनिक ब्राह्मणा भी है, साथ ही साथ ये एक डिस्ट्रॉयर भी है क्षत्रियास के प्राइड के, यानी कि ऐसा माना जाता था कि सिर्फ क्षत्रिय ही किंग बनेंगे, तो इन्होंने उस प्राइड को चकनाचूर कर दिया, क्योंकि ये ब्राह्मणा होते हुए भी एक किंग बने हैं। तो वही चीज़ बताई गई है यहाँ पर। इन्होंने ये भी इंश्योर करा था कि कोई भी इंटर मैरिज नहीं करेगा, यानी कि जो 4 वर्णास हैं, तो कोई क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करता है तो वो किसी वैश्य वर्ण में या फिर ब्राह्मण वर्ण में ऐसे शादी नहीं करेगा। बट सेम टाइम पे इन्होंने एक मैरिज अलायंस किया था इन द क्वीन ऑफ रुद्रदमन। रुद्रदमन जो है वो दूसरे किसी वर्णा से बिलोंग करते थे, बावजूद इसके उन्होंने उस किन के साथ, उस फैमिली के साथ रिलेशंस बनाए थे, वो भी मैरिज रिलेशंस। तो इन्होंने खुद जो चीज़ कही उसको खुद ब खुद वॉयलेट भी किया है।
जातीज एंड सोशल मोबिलिटी। सो वर्ना सिस्टम के अंदर हमने देखा कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी, सब कुछ बर्थ के हिसाब से डिफाइंड होता था। सो ऐसा ही कुछ हमें जाति इस टर्म से भी पता चलता है। ब्राह्मणिकल थ्योरी के हिसाब से जाति वर्ना की तरह ये भी बर्थ के हिसाब से ही तय होती थी, जबकि जो वर्णास का जो नंबर था वो फिक्स था, यानी कि 4 ही वर्ण होंगे, जबकि रिस्ट्रिक्शन नहीं था कोई भी जाति के नंबर पे, जाति कितनी भी हो सकती है। इनफैक्ट जब भी किसी ब्राह्मणिकल अथॉरिटी को कोई दूसरा सा ग्रुप दिखता है ना, जैसे कि कोई भी लोग जो जंगल में रह रहे हैं जैसे निषाद, तो उनकी ऑक्यूपेशनल कैटेगरी को वो एक नाम देते थे, जैसे कि गोल्ड्समिथ को स्वर्णकार कह दिया, या फिर जो उनके वर्ना सिस्टम में इजीली फिट नहीं हो रहे ना, तो उन्हें वो जो है एक जाति के रूप में क्लासिफाई कर देते थे। तो ऐसे ही वर्ना था, वर्ना के अंदर जो फिट नहीं हो पा रहा उसे जाति बता देते थे। जाति का कोई नंबर भी फिक्स नहीं होता था। जिन जाति के लोग सेम काम करते थे या सेम प्रोफेशन होता था, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते थे श्रेणीज में या फिर गिल्ड्स में। तो ये हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था। सो कभी कभार ही हमें देखने को मिला है कोई डॉक्यूमेंट जिसके अंदर इन ग्रुप्स की किसी हिस्ट्री के बारे में बताया गया होगा। सो कुछ एक्सेप्शंस भी। एक इंटरेस्टिंग स्टोन इंस्क्रिप्शन है 5th सेंचुरी सीई की है वो लगभग। सो वो मैंडसर यानी कि मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पर देखने को मिली है। इसके अंदर हिस्ट्री बताई गई है, इसके अंदर कुछ बताया गया है। एक गिल्ड थी सिल्क वीवर्स की, जो कि लता यानी कि गुजरात में एक जगह है वहाँ पर रहते थे, तो उनके बारे में बताया गया है। बहुत कम ही हमें ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं जिनके अंदर ऑर्डिनरी लोगों के बारे में या फिर मर्चेंट्स वगैरह के बारे में, इन कम्युनिटीज़ वगैरह के बारे में, गिल्ड्स के बारे में बताया जाता था। बियॉन्ड द फोर वर्नास इंटीग्रेशन, इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे सोशल प्रैक्टिसेस थी जो कि ब्राह्मणिकल आइडिया से इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं थी। जब हम संस्कृत टेक्स्ट को उठा के देखते हैं तो इन चीज़ों को ऑड माना जाता है, अनसिविलाइज्ड माना जाता है, इवन एनिमल लाइक भी इन्हें कंसिडर किया जाता है कि भाई ये असभ्य लोग हैं जो जो ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं, जो ब्राह्मण आज की बातें नहीं मानते थे, तो उन्हें अनसिविलाइज्ड एनिमल लाइक ऑड कंसिडर किया जाता था। कई बार क्या होता है, इसके अंदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स देखने को मिलते हैं जो हंटिंग और गैदरिंग करते हैं। उनके लिए हंटिंग और गैदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीवन व्यापन के लिए। सो ये जो कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि ये निषाद वाली कैटेगरीज, फॉरेस्ट ड्वेलर वाली, इसके अंदर एकलव्य एक पर्सन थे जो कि इस कैटेगरी से बिलोंग करते थे। एकलव्य बहुत इंपॉर्टेंट वन है। अगर आपने द्रोणाचार्य वाली स्टोरी सुनी है तो आपको एकलव्य के बारे में ज़रूर पता होगा, और शायद से आपके इस चैप्टर में किसी सोर्स के अंदर भी वो गिवन है, तो एक बार ज़रूर पढ़ लेना। दूसरी कैटेगरी है नोमैडिक पेस्टोलिस्ट, तो इन्हें भी ब्राह्मणास बहुत सस्पिशियस नज़रों से देखते थे कि ये भी अनसिविलाइज्ड है, ये हमारी बातें नहीं मानते हैं। तो ये लोग जो हैं वो सेटल एग्रीकल्चरल वाले फ्रेमवर्क में नहीं आते थे, तो इन्हें भी वो अलग सा कंसिडर करते थे। जो लोग जो है नॉन संस्कृतिक लैंग्वेज बोलते हैं, यानी कि संस्कृत लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, तो उन्हें जो है लेचास बोला जाता था। यहाँ पे लेचास नहीं आएगा, मलेचास आएगा, मलेच बोला जाता था। और उनके ऊपर अजीब तरह से देखा जाता था उन्हें, और इनके आइडियाज़ और बिलीव्स भी अलग ही होते थे, यानी कि ये ब्राह्मणास की बातें बिल्कुल नहीं मानते थे, तो ब्राह्मणास इन्हें अच्छा कंसिडर बिल्कुल भी नहीं करते थे। बियॉन्ड द फोर वर्नास सबॉर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, जो ब्राह्मणास थे ना वो कुछ लोगों को आउटसाइड द सिस्टम मानते थे। साथ ही साथ ब्राह्मणों ने कुछ शार्पर सोशल डिवाइड भी डेवलप कर दिया था, यानी कि सोसाइटी के अंदर कुछ शार्प डिफरेंसेस देखने को मिलते थे। उन्होंने कुछ सोशल कैटेगरीज को अनटचेबल जो है वो कंसिडर किया था, क्लासिफाई कर दिया था, और ये उन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ के हिसाब से किया था। जो लोग कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, सेक्रेड होते हैं, तो उन्हें प्योर माना जाता था। तो जो लोग अपने आप को प्योर कंसिडर करते थे ना, तो वो फूड भी नहीं लेते थे उन लोगों से जो अनटचेबल होते थे। सो ये एक बहुत ज़्यादा शार्प सोशल डिफरेंस या फिर शार्प सोशल डिवाइड देखने को मिला उस टाइम की सोसाइटी में। इन दी शार्प कॉन्ट्रास्ट, प्योरिटी के एस्पेक्ट में कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो पॉल्यूटिंग भी कंसिडर करी जाती थी। कुछ चीज़ें होती थी जो बिल्कुल प्योर कंसिडर करी जाती थी, वहीं कुछ चीज़ें पॉल्यूटिंग कंसिडर की जाती थी, जैसे कि जो कॉर्प्सेस हैं उन्हें हैंडल करना, डेड एनिमल्स को हैंडल करना, तो ये चीज़ पॉल्यूटिंग कंसिडर करी जाती थी। जो ऐसे टास्क परफॉर्म करते थे उन्हें चंडाल्स कहा जाता था, और उन्हें बिल्कुल हियरार्की के बॉटम वाले पॉइंट पे प्लेस किया जाता था, बिल्कुल सबसे नीचे उन्हें कैटेगराइज किया जाता था। तो हम समझ पा रहे हैं ब्राह्मणास की कितनी ज़्यादा सोसाइटी के अंदर डोमिनेंस होती थी उस पर्टिकुलर टाइम पे। अगर चंडाल किसी चीज़ को छू भी देते हैं कुछ केसेस के अंदर, तो उन्हें देखना भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग कंसिडर किया जाता था, कि अगर कोई उन्हें देख भी लेना तो वो दूषित हो जाता है।
खास करके जो लोग सोशल ऑर्डर के टॉप पे आते थे जैसे कि ब्राह्मणास, तो वो ये चीजें मानते थे, कहते थे कि हम तो पॉल्यूट हो गए हैं उनको देखने तक से। मनुस्मृति जो कि एक इम्पॉर्टेंट लीगल टेक्स्ट है जो कि 200 BCE से लगभग 200 CE तक लिखा गया था, इसके आसपास लिखा गया था। तो उसके अंदर कुछ ड्यूटीज लिखी गई हैं इन चंडाल्स के लिए, जैसे कि इन्हें गांव के बाहर ही रहना है, इन्हें डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स को यूज करना है, इन्हें जो मरे हुए लोग हैं उनके कपड़ों को पहनना है और आयरन के ऑर्नामेंट्स को पहनना है। ये लोग जो हैं गाँव में, सिटीज में रात को चल भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते, और इन्हें जो है बॉडीज डिस्पोज करनी होंगी उन लोगों की जिनके कोई रिलेटिव्स नहीं है, और इन्हें एग्जीक्यूशनर्स की तरह काम करना होगा, सर्व करना होगा। बाद में चल के एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिनका नाम था फाइयान, वो 5th सेंचुरी में लगभग आते हैं। तो वो लिखते हैं कि जो अनटचेबल्स है ना, उन्हें एक क्लैपर साउंड करना होता था, यानी कि तालियां बजानी होती थी गली में आने से पहले, ताकि कोई भी जो लोग उस गली से गुजर रहा है वो उन्हें देखे ना। दूसरे एक चाइनीज पिलग्रिम थे जिनका नाम था ज़ुआन ज़ैंग, तो वो 17th सेंचुरी में लगभग आए, 7th सेंचुरी में वो लगभग आए, और उन्होंने देखा कि ये जो एग्जीक्यूशनर्स हैं, ये स्कैवेंजर्स हैं, इन्हें गांव से बाहर या सिटी से बाहर रहने के लिए फोर्स किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। मनुस्मृति के हिसाब से जो पैटर्नल एस्टेट है वो इक्वली सन्स के बीच में बांटा जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट्स, और एक स्पेशल शेयर दिया जाता है एल्डेस्ट सन को, जो सबसे बड़ा बेटा होता है। विमेन क्लेम नहीं कर सकती हैं इन रिसोर्सेज के शेयर में, जबकि women were allowed to retain the gifts they received on the occasion of their marriage as श्रीधन, यानी कि शादी के टाइम पे औरतों को जितने भी गिफ्ट्स वगैरह मिलते थे तो वो अपने पास रख सकती हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी होने वाली है, और उसे स्त्रीधन बोला जाता था, यानी कि विमेन्स वेल्थ। और ये जो स्त्रीधन है ये उनके बच्चे इनहेरिट कर सकते हैं, और हस्बैंड जो है उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं रखता है। एट द सेम टाइम मनुस्मृति ने वॉर्न करा है विमेन को कि वो फैमिली की प्रॉपर्टी को होल्ड करके नहीं रख सकती हैं, और इवन जो वैल्यूएबल्स हैं वो हस्बैंड की परमिशन के बिना उन्हें भी होल्ड नहीं कर सकती हैं। सो हमने वेल्दी विमेन जैसे कि वकाटक क्वीन प्रभावती गुप्ता के बारे में पढ़ा है हमारे चैप्टर 2 में। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, कहीं पर भी हम एक एक्सेप्शन देखेंगे तो वो प्रभावती गुप्ता के एक्सेप्शन होने वाली है, स्पेशली हमारी पार्ट 1 बुक के अंदर। देखो क्या होता था कि मेन और विमेन के बीच में ना बहुत ज़्यादा सोशल डिफरेंसेस होते थे, और ये बहुत ज़्यादा शार्प हो जाते थे, क्योंकि कुछ विमेन को हक नहीं होता था कि वो इन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके, कंट्रोल कर सके। इस वजह से मेन और विमेन के बीच में सोशल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा शार्प होते थे। बट कई एग्जाम्पल्स में, जैसे कि कुछ टेक्स्ट के अंदर, कुछ इंस्क्रिप्शंस के अंदर देखने को मिला है कि जो अपर क्लास वुमेन है ना, वो रिसोर्सेज के ऊपर एक्सेस कर सकती हैं, जिसकी लैंड, कैटल, मनी एक्सेट्रा के ऊपर, जो कि जनरली मेन कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ना एंड एक्सेस टू दी प्रॉपर्टी। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के हिसाब से क्या होता था, वर्ना के हिसाब से भी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जाता था, यानी कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के हिसाब से शूद्र का काम क्या होता था, सिर्फ अपर 3 वर्णास को सर्व करना, यानी कि शूद्र की कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होते हैं। मनुस्मृति के हिसाब से वैश्यास जो हैं वो वेल्थ एक्वायर कर सकते हैं बिजनेस और सोशल मीन्स के थ्रू। मनुस्मृति के हिसाब से, ठीक है, तो अगर उनको वो काम दिया ही नहीं जाएगा तो वो कैसे पैसे बना पाएंगे, और पैसे नहीं बनेंगे तो प्रॉपर्टी कहाँ से आएगी। मनुस्मृति के हिसाब से मेन जो है वो प्रॉपर्टी अर्न कर सकते हैं 7 तरीके से, और विमेन 6 तरीके से। क्षत्रियास जो थे वो रिचेस्ट पीपल थे। अकॉर्डिंग टू द वर्ना सिस्टम सिर्फ क्षत्रियास जो है वो किंग्स बन सकते थे, किंग्स के पास ही सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी होती थी। ब्राह्मण्स रिच भी होते थे और कई ब्राह्मण पुअर भी होते थे, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो ब्राह्मण को सिर्फ चैरिटी या दक्षिणा के रूप में ही मिलती थी। तो जिनको बहुत ज्यादा चैरिटी मिल जाती थी वो ब्राह्मण रिच हो जाते थे, जबकि जिनको नहीं मिलती थी वो पुअर रह जाते थे। जो ब्राह्मणिकल कास्ट सिस्टम था वो बहुत ज्यादा बायस था, और इसे बहुत ज्यादा सीवियरली क्रिटिसाइज भी किया गया था बुद्धिज्म के द्वारा। जो सबसे अच्छा क्रिटिज्म देखने को मिला वो अर्ली बुद्धिज्म में देखने को मिला, लगभग 6th सेंचुरी BC के दौरान। बुद्धिस्ट रिजेक्ट करते थे सोशल स्टेटस बेस्ड ऑन बर्थ, यानी कि बर्थ से कैसे किसी का सोशल स्टेटस तय हो सकता है, वो तो हार्ड वर्क करके खुद प्रूव करेगा कि भाई उसका स्टेटस कहाँ है सोसाइटी के अंदर। इनइक्वालिटी सोसाइटी में होती है, लेकिन इनइक्वालिटी ना ही नेचुरल हो सकती है ना ही परमानेंट हो सकती है। बुद्धिस्ट ओपनली इस चीज को अपोज करते थे। सो सोर्स 12 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वही चीजें बताई गई हैं कि कैसे मेन 7 तरीकों से, जबकि विमेन जो है
वो 6 तरीकों से प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। तो मनुस्मृति डिक्लेयर करती है कि जो मेन है वो 7 तरीकों से वेल्थ को एक्वायर कर सकता है इन तरीकों से, जबकि विमेन जो है वो 6 तरीकों से वेल्थ को एक्वायर कर सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बुक्स है, इम्पॉर्टेंट सोर्स है, एक बार ये ज़रूर पढ़ लेना। नेक्स्ट टॉपिक इज एन ऑल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो शेयरिंग वेल्थ। दूसरा तरीका था सोशल स्टेटस को अचीव करने का चैरिटी। जो पर्सन चैरिटेबल है, चैरिटी करता है, उसे रिस्पेक्ट किया जाता था, और जो पर्सन वेल्थ को एक्यूमुलेट करता है, अपने पास वेल्थ जमा कर लेता है अपने आप के लिए, तो उसे हेट्रेड मिलती थी लोगों की तरफ से। ये खासकर सदर्न रीजन के अंदर देखने को मिलता था। तमिल संगम एंथोलॉजीज थी, उनसे हमें इकोनॉमिक और सोशल रिलेशनशिप्स का पता चला है। इससे हमें पता चला है कि रिच और पुअर का डिफरेंस वहाँ पर भी होता था। लेकिन जो लोग रिसोर्सेज को कंट्रोल करते थे, खासकर ज़्यादा रिसोर्सेज को जो कंट्रोल करते थे, वो उन्हें शेयर भी करते थे। दे वर एक्सपेक्टेड टू शेयर देम। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो एक सुत्ता पिटका एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, तो उसके अंदर एक मिथ बताया गया है। क्या है भाई, जो किंगशिप का जो ये इंस्टीट्यूशन है, यानी कि कौन किंग बनेगा, किंग का एक सिस्टम होता है, ये किंग का सिस्टम जो है वो ह्यूमन का क्रिएट किया हुआ है, और टेक्स्ट एक तरीके का पेमेंट होता है जो किंग ने जो सर्विसेज दी है उसके बदले। किंग के सर्विसेज के लिए टैक्स एक तरीके की पेमेंट होती है। सेम टाइम पे ह्यूमन ही तय करते हैं क्या क्या इकोनॉमिक रिलेशंस रहने वाले हैं, क्या क्या सोशल रिलेशंस हैं, तो ये सब कुछ ह्यूमन ही तय करते हैं। सो इससे क्या पता चलता है कि ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर एक सिस्टम की क्रिएशन के पीछे, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर आगे फ्यूचर में इसे चेंज भी कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स ही। किंग को लोगों ने ही इलेक्ट किया है, यानी कि महासमत्ता, यानी कि यहाँ पर किंग को बोला गया है अकॉर्डिंग टू दिस सुत्ता पिटका। नेक्स्ट टॉपिक इज हैंडलिंग टेक्स्ट, हिस्टोरियंस एंड द महाभारता। तो हिस्टोरियंस जब भी किसी टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं तो वो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट, वेदर वो ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज थी या फिर किसी प्रीस्ट या रूलिंग एलीट की लैंग्वेज थी। वो देखते हैं कि किस तरीके का टेक्स्ट है, क्या वो कोई मंत्र है, क्या वो स्टोरी है। फिर वो देखते हैं का पर्सपेक्टिव क्या है उस टेक्स्ट को लिखने के दौरान। चौथी चीज़ वो देखते हैं कि किस ऑडियंस के लिए वो लिखा गया है। पांचवी चीज़ वो देखते हैं कि किस डेट पे वो लिखा गया है, कब उसे कंपाइल किया गया है। और सिक्स चीज़ वो देखते हैं प्लेस ऑफ कंपोजिशन, कहाँ पर उसे कंपाइल किया गया है। हमने क्या देखा कि महाभारत संस्कृत लैंग्वेज में ज़्यादा देखने को मिली है। संस्कृत जो है महाभारत के अंदर जो यूज़ करी गई है वो वेदास और प्रशस्तीज के अंदर जो संस्कृत लिखी गई है उससे आसान है, यानी कि महाभारत के अंदर यूज़ करी गई संस्कृत ईजी है एज कम्पेयर टू वेदास एंड प्रशस्तीज वाली संस्कृत। इसका क्या मतलब है कि वो बेटर टू अंडरस्टूड थी, यानी कि उसे आसानी से समझा जा सकता था। बट वो टेक्स्ट किसने लिखा था? ओरिजिनल स्टोरी जो है वो चार्योटर बार्ड्स ने लिखी थी, जिन्हें सुत्तास कहा जाता था, जो क्षत्रिय वॉरियर्स को अकम्पनी करते थे बैटल फील्ड में, और वो जो है पोम्स कंपोज करते थे उनकी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करते हुए या फिर दूसरी अकम्पलिशमेंट के तौर पे। तो जो चारियोटर बार्ड्स जाते थे ना, तो उन्होंने लिखा होगा, ऐसा माना गया, जिन्हें सुतास बोला जाता है। ये जो कॉम्पोजिशंस थी ये ऑरली सर्कुलेट हुई होंगी और 5th सेंचुरी BC के आसपास ब्राह्मणास ने इन्हें लिखना शुरू कर दिया होगा। ऐसा भी हो सकता है टाइम के साथ साथ सोसाइटी के अंदर और चेंजेस आ गए हों, तो वो महाभारत की जो स्टोरी है उसके अंदर लिख दिए गए होंगे, उस बुक के अंदर लिख दिए गए होंगे। दूसरा फेज जो है वो तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो वर्शिप थी विष्णु भगवान की वो शुरू हो रही थी, और कृष्णा को भी जो है विष्णु की एक इनकारनेशन की तरह आइडेंटिफाई किया जाने लग गया था। 200 टू 400 CE के दौरान डायडेक्टिक सेक्शन जो है वो मनुस्मृति के जैसे ऐड किए गए थे। ये सारी एडिशंस की गई थी टेक्स्ट के अंदर। इतनी सारी एडिशंस अब टेक्स्ट के अंदर होने लग गई थी जिससे 10,000 वर्सेस से लगभग 1 लाख वर्सेस में ये तब्दील हो गया, ग्रो हो गया, एड ऑन हो गया। ये जो काम था ये ट्रेडिशनली इसको एट्रीब्यूट किया जाता है सेज वेद व्यास को। नेक्स्ट टॉपिक इज लैंग्वेज एंड कंटेंट। जो महाभारत है उसके 2 हिस्से हैं, 2 पार्ट्स है। क्या वही डायडेक्टिव और नरेटिव। नरेटिव वो हिस्सा है जिसके अंदर स्टोरीज दी गई है, और डायडेक्टिव जिसके अंदर कुछ शिक्षा दी गई है, जिसके अंदर सोशल मैसेजेस दिए गए हैं, जैसे कि कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं, तो वो एक डायडेक्टिव पार्ट है। नरेटिव के अंदर स्टोरीज आ जाती हैं। तो जो टेक्स्ट जो है वो 2 तरीके के सेक्शंस में बटा हुआ है। महाभारत 2 तरीके के सेक्शंस में बटा हुआ है।
पहला वो जिसके अंदर स्टोरीज है जिसे हम नैरेटिव कहेंगे, और दूसरा वो जिसके अंदर प्रिस्क्रिप्शंस है सोशल नॉर्म्स के बारे में, जिसे हम डायडेक्टिक कहेंगे। इस सेक्शन के अंदर स्टोरीज है, नैरेटिव्स है, साथ ही साथ सोशल मैसेजेस भी हैं। हिस्टोरियंस मानते हैं, एग्री करते हैं कि महाभारत ड्रामेटिक थी, एक मूविंग स्टोरी थी, और डायडेक्टिक पोर्शंस जो है इसके अंदर बाद में ही ऐड करे गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज द सर्च फॉर कन्वर्जन्स। जो महाभारत है किसी भी बड़े एपिक के जैसे उसके अंदर विविड डिस्क्रिप्शंस दी गई है बैटल्स, फॉरेस्ट, पैलेसेस और सेटलमेंट्स वगैरह की, इनके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। 1951-52 के दौरान क्या हुआ, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे बीबी लाल, उन्होंने एक्सकवेशन शुरू कर दी थी एक गांव के अंदर जिसका नाम था हस्तिनापुर, जो कि मेरठ में है, यूपी में। क्या ये वही हस्तिनापुर है जो इस एपिक के अंदर दिया गया, स्टोरी के अंदर दिया गया, महाभारत वाला ही हस्तिनापुर है ये? हो सकता है ये जो नाम की सिमिलैरिटी है ये कोइंसिडेंटल हो। इस साइट की लोकेशन अपर गंगा दोआब पर है जहाँ पर कुरु किंगडम सिचुएटेड था, तो हो सकता है ये कैपिटल रहा होगा कुरुस का, जो कि टेक्स्ट के अंदर बताया गया है, शायद ये वही हो, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। एक लिमिटेड एरिया के अंदर एक्सकवेशंस वगैरह हुई, कोई भी डेफिनेट प्लान देखने को नहीं मिला जिसके हिसाब से घर बने हुए हों, लेकिन जो वॉल्स थी ना वो मड या फिर मड ब्रिक्स की बनी हुई थी, जो कि हमें देखने को मिली है। और एक डिस्कवरी भी हुई थी मड प्लास्टर की जिसके ऊपर रीड मार्क्स देखने को मिले हैं, जिससे क्या पता चला है कि कुछ घरों की जो दीवार थी उनके अंदर रीड वॉल्स थी जो कि मड से प्लास्टर हो रखी थी। जब थर्ड फेज की एक्सकवेशन हुई 6 से लेके 3rd सेंचुरी बीसी के दौरान का जब हमें पता चला, तो उस टाइम पे क्या हुआ, घर देखने को मिले जो कि मड ब्रिक से बने हुए थे, साथ ही साथ बर्न्ड ब्रिक से भी। सोकेज जार्स देखने को मिले, ब्रिक ड्रेन्स देखने को मिले जो कि रिफ्यूज वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए होंगे, जबकि टेराकोटा रिंग वेल्स भी देखने को मिले, शायद से ये वेल्स और ड्रेनेज पिट्स दोनों की तरह ही यूज किए जाते होंगे। ये जो डिस्क्रिप्शन है सिटी की, ये बाद में ऐड करी गई होगी उस नरेटिव को कंपोज होने के बाद, जब अर्बन सेंटर्स फ्लोरिश होने लग गए होंगे, तो उस टाइम पे जब लिखने लग गए थे लोग, क्या ये सिटी के बारे में बाद में लिखा गया होगा, या फिर ये कोई पोएटिक फैंसी थी? तो हम इस चीज को वेरीफाई नहीं कर सकते हैं किसी भी दूसरे तरीके के एविडेंस की मदद से। एक इंस्टेंस को कंसिडर करो, वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एपिसोड क्या है महाभारत का, द्रौपदी की मैरिज पांडव्स के साथ। इसके अंदर हमें पॉलीएंड्री देखने को मिलती है, ये बहुत ज़्यादा सेंट्रल टॉपिक दिया गया है हमारी स्टोरी का, सेंट्रल थीम हम इसे कह सकते हैं। अगर हम इस चीज़ को अच्छे से एग्जामिन करें तो हमें देखने को मिलता है कि ऑथर ने इस चीज़ को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करा है। आज के टाइम के स्टूडेंट्स कहते हैं कि हो सकता है उस टाइम पे जो है पॉलीएंड्री होती होगी रूलिंग एलीट्स के बीच में, सेम टाइम पे कुछ और एक्सप्लेनेशंस भी दी जाती है इस इंस्टेंस के लिए, कि लोग कहते हैं कि जो पॉलीएंड्री है वो ग्रेजुअली डिसफेवर में चलती चली गई, ब्राह्मणास के डिसफेवर में, जिन्होंने इस टेक्स्ट के ऊपर रिवर्क किया था, इस टेक्स्ट को लिखा था थ्रू आउट द सेंचुरी। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं पॉलीएंड्री की प्रैक्टिस अनयूजुअल, इवन अनडिजायरेबल लगती है ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये आज भी अभी तक भी हिमालयन रीजन के अंदर प्रेवलेंट है। कुछ और सजेस्ट करते हैं कि हो सकता है वॉरफेयर के दौरान विमेन की शॉर्टेज हो गई होगी और इसकी वजह से पॉलीएंड्री होती होगी। दूसरे शब्दों में ये क्राइसिस वाली सिचुएशन के लिए होता होगा। कुछ पुराने सोर्सेज से पता चलता है कि पॉलीएंड्री कोई मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ मैरिज नहीं होती थी, तो ऑथर ने क्यों इस प्रैक्टिस को सेंट्रल कैरेक्टर के साथ एसोसिएट करा? तो हमें ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि ये जो क्रिएटिव लिटरेचर है उसकी खुद की रिक्वायरमेंट्स होती है, खुद की नरेटिव रिक्वायरमेंट होती है, और ये हमेशा जो है ये सोशल रियलिटी को नहीं दिखाती है। हो सकता है ऑथर ने इस चीज़ को जो है और ज़्यादा फैंटेसी देने के लिए या फिर और ज़्यादा इसे अच्छा बनाने के लिए और ज़्यादा इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये चीज़ ऐड करी हो, ताकि और ज़्यादा रीडर्स इसे पढ़ें, ये कोई अनयूजुअल सी चीज़ है ये समझ के इसे पढ़ें। तो वी आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग, तो ये ऑथर के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि उसने ये चीज़ क्यों डाली होगी। लास्ट टॉपिक आता है हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो कि है अ डायनेमिक टेक्स्ट। सो इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो महाभारत है वो एक डायनेमिक टेक्स्ट है। जो महाभारत की जो ग्रोथ है वो संस्कृत वर्जन के साथ नहीं रुकी, ओवर द सेंचुरी अलग अलग वर्जन्स में, अलग अलग वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में इसे जो है लिखा गया है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस था, डायलॉग बिटवीन पीपल, यानी कि लोग एक दूसरे के साथ बहस करते गए, अलग अलग कम्युनिटीज़ की बातें होती चली गई महाभारत की स्टोरी के ऊपर, और फिर इसे लिखा गया।
बहुत सारे स्टोरीज जो हैं वो अलग अलग रीजन से जो है ओरिजिनेट हुई और उनकी भी जगह देखने को मिली एपिक में, यानी कि एपिक के अंदर और भी रीजनल वेरिएशंस आती चली गई, अलग अलग रीजन की स्टोरी शामिल होती गई बाय द टाइम। एट द सेम टाइम जो सेंट्रल स्टोरी है एपिक की वो अलग अलग तरीके से रिटोल करी जाती है। एपिसोड्स हैं वो स्कल्पचर की मदद से, पेंटिंग की मदद से डिपिक्ट करे जाते हैं। साथ ही साथ ये जो महाभारता है ये एक थीम प्रोवाइड करती है अलग अलग आर्ट्स के लिए, आर्ट फॉर्म्स के लिए, जैसे कि प्लेज, डांस और दूसरे काइंड ऑफ नरेशंस के लिए एक इंस्पिरेशन है हमारी ये एपिक महाभारत। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं। सो अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे। सो जहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है तो वहाँ पर एक ब्लू टेक्स्ट गिवन है। सो उस ब्लू टेक्स्ट के अंदर देखने को मिलता है कि एक शॉर्ट स्टोरी है कुंती और निषादी, तो ये लिखी थी महाश्वेता देवी ने। तो जहाँ पर महाभारता खत्म होती है वहाँ से ये शॉर्ट स्टोरी स्टार्ट होती है। तो कुंती और निषादी किसने लिखी है? महाश्वेता देवी ने, और ये एक शॉर्ट स्टोरी है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये इमेज दी गई है। सो ये लॉर्ड गणेशा है, ये स्क्राइब हैं। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन व्यास ने डिक्टेट करा था महाभारत को डीटी को, और जो हमारे भगवान जी हैं गणेश जी उन्होंने इसे लिखा था। तो ये एक पर्शियन ट्रांसलेशन है महाभारता की, तो ये उसी की इमेज है। सो डायडेक्टिक का मतलब दिया गया, डायडेक्टिक का मतलब होता है जो इंस्ट्रक्शन के पर्पसेस के लिए होती है। डायडेक्टिक का मतलब क्या है? महाभारता के दो पार्ट्स हैं, नरेटिव और डायडेक्टिक। नरेटिव यानी कि स्टोरी वगैरह, डायडेक्टिक यानी कि जो लोगों को मैसेज देने के लिए लिखा गया है, तो दैट पार्ट इज नोन एज डायडेक्टिक। हो सकता है ये चीज़ जो है बाद में लिखी गई होगी। बात करें इस इमेज की तो इसके अंदर क्या दिखाया गया है कि कृष्ण जो है वो अर्जुन को एडवाइस कर रहे हैं बैटल फील्ड में, मतलब ये ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को। सो ये जो पेंटिंग है ये लगभग 18th सेंचुरी की है। ये सबसे इम्पोर्टेंट डायडेक्टिक सेक्शन है महाभारता का। भगवद गीता जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डायडेक्टिक सेक्शन, डायडेक्टिक यानी ज्ञान देने वाला, इंस्ट्रक्शन देने वाला, सोशल मैसेज देने वाले पार्ट को डायडेक्टिक सेक्शन कहते हैं। इसके अंदर एडवाइस है लॉर्ड कृष्णा की अर्जुन को। ये सीन जो है कई बार पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स के थ्रू जो है डिपिक्ट किया जाता है। सो ये एक बहुत ज़्यादा फेमस सीन है हमारी महाभारत का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बॉक्स दिया गया आपकी बुक में। सो द केस ऑफ मर्चेंट, संस्कृत टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन से हमें पता चला एक टर्म है वनिक, इसका इस्तेमाल किया जाता है मर्चेंट्स के लिए। तो बाकी का ये आप पढ़ लेंगे। तो इसमें बताया गया है मृच कटिका, ये जो है शूद्राका ने लिखी थी। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि किसने लिखा है, किसके बारे में। इसमें हीरो चारु दत्ता है, तो ये ब्राह्मणा भी थे। तो ये एक बार आप पढ़ लेंगे, ठीक है। नाउ एक इमेज दी गई है, ये सिल्वर कॉइन है, इसके अंदर एक शका रूलर देखने को मिलता है। ये 4th सेंचुरी सीई के हैं लगभग। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। कोई भी डाउट है तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ जल्दी से कर दो। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ सब्सक्राइब कर दो, बट फिर भी तुम लोग नहीं करते हो। तुम वीडियो को ना ही लाइक करते हो, ना ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो, तो प्लीज़ कर दीजिए। मैं इतनी मेहनत करके तुम लोगों के लिए लेक्चर्स लेके आ रही हूँ, तो प्लीज़ शो मी सम सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का नाम है इग्नाइटेड फ्यूचर। टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको ये सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे और वहाँ पर मैं दूसरी अपडेट्स भी देती रहती हूँ। तो प्लीज़ एक बार टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर देना। एंड शेड्यूल में एक बार दोबारा से कम्युनिटी पे शेयर कर रही हूँ, तो एक बार उसे भी देख लेना। और नेक्स्ट क्लास तुम लोगों की होने वाली है 7th जून को, वन शॉट क्लास होगी वो भी। एंड एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर सभी के सभी जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को कमेंट करेंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।